वेलकम बैक दोस्तों। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले किया था, वही सीरीज आगे बढ़ा के नाउ वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ ए पार्टनरशिप्स फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स का मतलब ही है फाइनल जो होगा, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आपको बेसिक्स दिए गए थे। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को क्या क्या याद है उसमें से। सो इट इज बेटर टू गेट अ रिफ्रेशर वेरी क्विकली। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस अप टू फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स आते आते हम लोग क्या क्या स्टेप्स से गुजरते हैं, क्या क्या फेजेस से गुजरते हैं अकाउंट्स में, वो देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे अपने हेडिंग ये है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, तो बुक कीपिंग से लेके अकाउंटेंसी से लेके फाइनल अकाउंट्स कैसा फेजेस में काम होता है, दैट इज सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का ये पहला सेशन है। स्टेप्स इन अकाउंटिंग, सबसे पहले जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, एक जर्नल एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट और एक्सपेंसेस, लॉसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो रूल्स आपने बनाए और जर्नल एंट्री आप जो पास करते हो, दैट इज द बेसिस और फंडामेंटल पार्ट। सब्सिडियरी बुक्स, 7 तरह के सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, आपको पता होगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेसेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैशबैक। तो ये 7 तरह के बुक्स होते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेसेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कैश। तो ये 7 सब्सिडियरी लेजर्स होते हैं। तो एक बार वो सब्सिडियरी लेजर्स से लेजर में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डेटर ने हमको पैसा दिया, सम डेटर हैज पेड अ सर्टेन अमाउंट, तो पैसा तो आया, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू हुएवर इज डेटर, मिस्टर ए होगा, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अभी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए इज योर जर्नल एंट्री। मिस्टर ए का लेजर बनेगा, क्योंकि मिस्टर ए के साथ नॉट ओनली दिस ट्रांजैक्शन वुड बी देयर वुड बी एन नंबर ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस आल्सो। इसके लिए लेजर में मिस्टर ए का लेजर बनेगा, रेंट का लेजर बनेगा, सैलरी का लेजर बनेगा, ऐसे अलग अलग लेजर्स बनेंगे। तो सब्सिडियरी बुक्स छोड़ के बाकी सारी चीजों के लेजर्स बनते हैं। आपके पास फिक्स असेट्स है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, उन सारी चीजों का लेजर बनता है। फिर हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस है, वहां पे सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स एक पेज पे हम लोग लिखते हैं। अभी तो सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको विजुअलाइज करना है। एक पेज पे हमारे सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स हम लोग एक पेज पे लिखेंगे, और वो ट्रायल बैलेंस अग्री होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, वैसा ट्रायल बैलेंस अग्री होना चाहिए। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग ये सोचते हैं, जो सस्पेंस अकाउंट है, वो सस्पेंस अकाउंट बना के हम लोग एंट्री पास करते हैं। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th स्टैंडर्ड में किया होगा, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि रेक्टिफाइंग हमको जर्नल एंट्रीज भी पास करने पड़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस नेचुरली शुड अग्री। अगर उसमें कुछ प्लस माइनस है, कम ज्यादा है, तो दैट विल हैव टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर जो होगा, फिर वो सस्पेंस अकाउंट लेके अकाउंटेंट काम करना शुरू करता है। सस्पेंस अकाउंट लेके अकाउंटेंट ढूंढता है। सस्पेंस का मतलब ही वो है ना, सस्पेंस मूवी, सस्पेंस फिल्म हम लोग कहते हैं। तो सस्पेंस का मतलब क्या है, हमको अभी मालूम नहीं है कि ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है। इसके लिए हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट पे डाल देते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे अकाउंटेंट वो सारे एंट्रीज वगैरह चेक करवाता है, करता है, उससे उसको वो सस्पेंस अकाउंट ये क्यों आया ये मिलता है। सो दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। और वहां से लेके फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, जर्नी बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। मतलब आपको ट्रायल बैलेंस के 2 पार्ट्स करने हैं। एक है आपका ट्रेडिंग एंड P&L, और दूसरा पार्ट है आपका बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में असेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगे, इनकम्स भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे। वी नीड टू आइडेंटिफाई देम, और फाइनल अकाउंट्स में हम लोग उनको सेग्रीगेट करके अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट फाइनली टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट नीड्स टू बी टैलीड, दैट इज व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो
ये सारे स्टेप्स है अकाउंट्स के, यही स्टेप्स में, इसी साइकिल में पूरा अकाउंटिंग चलते रहता है, स्टार्टिंग यहाँ से होके एंड रिजल्ट फाइनल अकाउंट्स तक आता है। तो आइए पहले देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में। जो पहले सबसे बड़ा स्टेप है या सबसे इनिशियल स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। बाद में आपको ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आएगा अलग से, लेकिन यहाँ पे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, आपके 12th के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है? हमको दो तरह का प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है। एक है ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट जैसा ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड हेवियर है डेबिट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 100 है, ये 80 है, तो ये 20 होगा। सो नॉर्मली स्पीकिंग क्रेडिट साइड इज हेवियर देन डेबिट साइड। क्रेडिट माइनस डेबिट, इसके लिए हम लोगों ने ये ग्रॉस प्रॉफिट जो लिखा है, एंड balancing figure of this particular trading account, this will always end in either gross profit or gross loss. So आइए देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स क्या है। इसमें मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहता हूं कि जो डायरेक्टली रिलेटेड है सेल्स से, डायरेक्टली रिलेटेड, तो मान लीजिए अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके जो है, जो डायरेक्ट है खर्चा, डायरेक्ट खर्चा है, वो सारा हम लोग जनरली ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेते हैं। आइए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहां पे अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो इधर क्लोजिंग स्टॉक होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लीजिए सेल्स यूनिट्स वाइज 100 है, यूनिट्स नंबर्स सेल्स 100 है। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास 15 यूनिट्स का था, और ड्यूरिंग द ईयर आपने आइदर मैन्युफैक्चर किया या परचेस किया, मान लीजिए 110 यूनिट्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुपीज। मैं अमाउंट्स में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। सो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स के यूनिट्स लिखे, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग स्टॉक आया 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। तो एक बेसिक प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं, किसी स्टूडेंट को ये मालूम अभी तक नहीं होगा कि भाई हम लोग ओपनिंग स्टॉक को डेबिट क्यों दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों दिखाते हैं। किसी को एक बेसिक मालूम नहीं होगा, वो स्टूडेंट के लिए इस डिस्कशन का बहुत फायदा होगा। यहां पे ऐसा है कि हम लोगों ने 100 यूनिट्स ही बेचे, उसमें से ओपनिंग में हमारे पास 15 यूनिट्स पहले से थे। लास्ट पीरियड से 15 यूनिट्स हम लोगों ने, लास्ट पीरियड से 15 यूनिट्स हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए थे, ऐसा मान लीजिए। तो एंड ऑफ द ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन के आपके पास आया है, तो वो आप पहले बेच देंगे। तो ये 15 यूनिट्स इधर के हैं। अभी बैलेंसिंग यूनिट जो 85 है, ये करंट पीरियड में जो आपने आइदर परचेस किए होंगे या फिर मैन्युफैक्चर किए होंगे। तो ये बात हमारे दिमाग में अभी आ गई दैट इफ आई हैव सोल्ड 100 यूनिट्स, 15 आर फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस 85 आर फ्रॉम परचेसेस। इसका मतलब है जो मैंने 110 यूनिट्स के परचेसेस किए थे या मैन्युफैक्चर किया था, उसमें से अगर 85 करंट ईयर में कंज्यूम होता है, तो ये 25 नेक्स्ट ईयर में कंज्यूम होगा। इन अदर वर्ड्स, एट द एंड ऑफ द ईयर दैट बिकम्स माय क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का जैसा रेलेवेंस है और क्लोजिंग स्टॉक, अभी ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में ही क्यों लिखते हैं? इट इज एज सिंपल एज दैट
अगर मैंने 100 यूनिट सेल किए, अगर मैंने 100 यूनिट सेल किए तो डेबिट साइड में 100 का ही कॉस्ट होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है ये। अगर क्लोजिंग में 25 क्यों लिखा ये मैं बता रहा हूं आपको। अगर ड्यूरिंग द पीरियड अगर मैंने 100 यूनिट सेल किए तो कॉस्ट भी 100 का होना चाहिए। यहां पे 125 यूनिट्स का अगर मैंने कॉस्ट लिया और 100 का सेल दिखाया तो ये मिसमैच हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यूज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI अपने CA के बोर्ड ने दिया है, तो उन्होंने कहा है अगर, और ये लॉजिकल है, किसी ने कहने की आपको जरूरत नहीं, बिजनेसमैन के एंगल से सोचिए। अगर मैंने 100 यूनिट सेल किए तो 100 यूनिट्स का ही कॉस्ट डेबिट साइड में आएगा तो ही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस समझेगा कि नहीं। अगर मैंने यहां पे मान लीजिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते तो 125 यूनिट्स का हमारा कॉस्ट हो गया और सेल का कंसिडरेशन 100 का हो गया, तो क्या ये मैचिंग हो रहा है? द आंसर इज नो। कैन वी अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट्स? द आंसर इज नो। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वंस वी शो क्लोजिंग स्टॉक, एक बार हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो एक बार हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया तो ये मैचिंग कंसेप्ट में जितने यूनिट्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल किए मैं उसी का कॉस्ट यहां पे डेबिट साइड में दे रहा हूं। सो डेबिट साइड में ऑल द एक्सपेंसेस आर सपोज टू बी बुक्ड। प्लीज रिमेंबर वन बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल, ये जो अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम आता है वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स ही होते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट का कार्डिनल प्रिंसिपल रिवाइज करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हर एक अकाउंट जो एक्सपेंडिचर देता है, हर एक अकाउंट जो इनकम देता है, प्रॉफिट देता है, लॉस देता है, वो सारा के सारा फाइंड आउट करना, यही तो हमारा मकसद है। व्हाट इज अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रेडिंग अकाउंट्स बैलेंस इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। इसके आगे का स्टेप होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है सारे नॉमिनल अकाउंट्स जब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक्चुअल ग्रॉस या नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं आ सकते। दैट इज द रीजन व्हाई प्लीज रिमेंबर दिस कार्डिनल प्रिंसिपल। जो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है, दूसरा कोई अकाउंट उधर नहीं आ सकता। एकदम क्लियर कट टेस्ट आपके दिमाग में ले डाउन करता हूं। बाद में भी आपको बहुत बार जिंदगी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते समय ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो एकदम सिंपल रूल है, अगर वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वेदर इट इज ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, ये मटेरियल thereof, it has to be nominal account. Let us proceed. तो आपको मैंने ये रेलेवेंस समझाया ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक क्यों आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है, ये हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। हम लोगों को क्या ढूंढना था, इसका मैं फुल फॉर्म आपको वापिस बता दूं। COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने आपको कहा ये प्राइमरी या बेसिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तरह से मेरा कॉस्ट और एक तरह से मेरा सेल, ये दोनों को हम मैच करेंगे, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, देन ओनली वी विल अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट इनिशियली, नेक्स्ट स्टेप में नेट प्रॉफिट। लेट अस प्रोसीड। ओपनिंग स्टॉक परचेसेस लेस रिटर्न्स। हमेशा याद रखिए परचेसेस का बैलेंस डेबिट ही होता है और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, क्योंकि परचेसेस मतलब अपना मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा तो परचेसेस का है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड।
एकदम कॉमन सेंस से विजुअलाइज करो। कुछ स्टूडेंट्स मुझे हमेशा डिस्कस करते हैं मेरे से, सर ये रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड इसमें हमारा जंबलिंग होता है। वो वर्ड आपको इंडिकेट करता है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है? आउटवर्ड, आउट मतलब बाहर, इतना तो सबको समझता है। इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है वो चीज हम लोगों ने भेज दी। सेल्स में तो आपने पहले से एक चीज भेज रखी है, तो उसको रिटर्न करने का सवाल नहीं आता। तो जब हम लोग रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं तो वी आर मेंशनिंग अबाउट परचेस रिटर्न्स ओनली। सो एक आ गए परचेसेस जो डेबिट है, और रिटर्न्स जो हमेशा क्रेडिट होते हैं। इसके लिए 100 यूनिट्स बेचे, लॉजिकली ये 100 यूनिट्स यहाँ पे परचेस किए, यहाँ पे 100 यूनिट्स बेचे। रिटर्न्स माइनस या उल्टा क्यों होता है ये मैं बता रहा हूं। 100 माइनस रिटर्न, तो अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट ही है 100%। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न दिया है तो एकदम आसान है, लेकिन इनवर्ड या आउटवर्ड दिया है तो आपको कैसे समझना है उसके पीछे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर वो रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड होगा तो हम लोग परचेसेस में से माइनस करेंगे, और अगर रिटर्न इनवर्ड होगा, रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने किसी को माल भेजा था वो हमारे पास वापस आ गया, इसके लिए इनवर्ड, ये मैं यहां पे लिख के रखता हूं, रिटर्न इनवर्ड। आगे बढ़ते हैं कैरेज इनवर्ड। अभी कैरेज इनवर्ड मतलब मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया कि जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो सारा उसमें आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब ये गुड्स हमारे फैक्ट्री तक, ये गुड्स हमारे गोडाउन तक आने के लिए जो हमने खर्चा किया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर कह सकते हो आप। सो कैरेज इनवर्ड अगर है तो वो इधर आएगा। कैरेज आउटवर्ड अगर होगा, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है? जो गुड्स बाहर देने के लिए सेल किया है मैंने, तो सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुड्स हम लोगों ने पैसा खर्चा किया, तो कैरेज इनवर्ड इधर आएगा, और अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली फर्क क्या है? ये सारा डायरेक्ट खर्चा होता है और वो सारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। तो जो डायरेक्ट खर्चा है वो डायरेक्ट खर्चा हम लोग ट्रेडिंग में डालते हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। लेट अस प्रोसीड। तो कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स आपके गोडाउन तक, आपके फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा हमने किया वो। फ्रेट भी वही है। फ्रेट स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है। व्हाट इज मेंट बाय फ्रेट? लॉरी में हम लोगों ने गुड्स दे दिए किसी को डिलीवर करने के लिए, वो उसको हम लोग फ्रेट कहेंगे। किसी शिपिंग कंपनी को हम लोगों ने पैसा दे दिया हमारे गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, इसको फ्रेट कहते हैं। तो फ्रेट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कैरेज इनवर्ड बाकी सारा भी खर्चा हो सकता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर इन रिलेशन टू ब्रिंगिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री, तो वो सारा खर्चा इसमें आ जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी, अगर हम लोग गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, बाहर के कंट्री से इंडिया में मंगाते हैं, देन वी आर एक्सपेक्टेड टू पे कस्टम्स ड्यूटी। बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको एक्सपोर्ट करते समय उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। तो जनरली कस्टम्स ड्यूटी जो है वो गुड्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोगों को कस्टम्स ड्यूटी भरना पड़ेगा। डॉक चार्जेस, यहाँ पे जो डॉक्स हैं वो डॉक्स में वो गुड्स 1 या 2 दिन रहेंगे, उसके लिए हम लोगों को उस डॉक को रेंट देना पड़ता है। दोज आर कॉल्ड एज डॉक चार्जेस। तो अगर गुड्स इंपोर्ट किए, टिल द टाइम दे आर क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स, they will have to be stored in the docks, so they have been unloaded here on the docks, so dock charges represent that. Wages, बाद में आपके साथ एग्जामिनर थोड़ा सा खेलता है, इसके लिए मैंने वो नेक्स्ट पॉइंट भी लिख के रखा है। वेजेस एंड सैलरीज, अगर उसने सैलरीज एंड वेजेस लिखा तो हम लोग P&L में लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मिस्टर एंड मिसेस, ऐसा कॉम्बिनेशन की जो बात करते हैं वैसा ही है। वेजेस एंड सैलरीज में वेजेस आर मोर इंपॉर्टेंट एंड सैलरीज आर मिनिस्क्यूल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स को वेजेस देने हैं, लेकिन फैक्ट्री में कुछ मैनेजरियल केडर के लोग भी है जो सैलरीज लेते हैं। लेकिन मान लीजिए 100 वर्कमैन के सामने
5 people are managerial cadre people। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेजेस का बिल बड़ा है और सैलरीज का बिल छोटा है, इसके लिए हम लोग कहेंगे वेजेस एंड सैलरीज इधर आएगा। और वही अगर सैलरीज एंड वेजेस ये वर्डिंग होगा तो अगर वर्डिंग सैलरीज एंड वेजेस होगा तो मान लीजिए किसी ऑफिस में भी कभी कभी हम लोगों को कुछ लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर लेना पड़ता है, तो वहां पे सैलरीज ज्यादा हो गए और उसके साथ साथ वेजेस थोड़े से मिनिस्क्यूल हो गए, तो अगर वो वर्डिंग सैलरीज एंड वेजेस है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं, और अगर वो वेजेस एंड सैलरीज है तो हम लोग ट्रेडिंग में आएंगे। रॉयल्टी क्या है, अगर हमने किसी का फॉर्मूला लिया, किसी भी एडवर्टीजमेंट में हमेशा आता है न्यू इंप्रूव्ड फॉर्मूला, सो न्यू इंप्रूव्ड फॉर्मूला मतलब पहले का प्रोडक्ट बुरा था क्या? द आंसर इज नो, बट द अर्लियर प्रोडक्ट हैज बीन मोर एक्सेल्ड, इट हैज बीन बेटर ऑफ बाय द न्यू प्रोडक्ट, पहले के मुकाबले ये और अच्छा है। इसके लिए ये जो न्यू इंप्रूव्ड फॉर्मूला जिससे लिया होगा उसको हमको क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा। अभी ड्रग्स की बात करते हैं, जो मेडिसिनल मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो उनको पेटेंट करते हैं, वो 14 साल के लिए पेटेंट होता है। 14 साल अगर आपको वो वाला ड्रग्स बनाना है 14 साल के अंदर तो आपको उस कंपनी को रॉयल्टी देना पड़ेगा। क्यों? वो मेरा दिमाग है, किसी फिल्म के ऑथर ने कोई फिल्म की स्टोरी लिखी, वो स्टोरी अगर किसी को उसके ऊपर मूवी बनाना है तो उसको सामने वाले को क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इज जनरली पेड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR कहते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए, कुछ रिसर्च कंडक्ट किया होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, इसका मतलब है कुछ डॉक्टर्स उसके एम्प्लॉइज होंगे, एसोसिएटेड होंगे, तो रॉयल्टी उसके लिए दिया जाता है। किसके लिए? जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन करके रॉयल्टी देते हैं ऑथर्स को, एक्टर्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये हो गया रॉयल्टी। यहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? रॉयल्टी किसके लिए दे दिया? प्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ माल बनाया, ये माल किसके फॉर्मूला के बेसिस पे बना होगा उसको हमने दे दिया रॉयल्टी। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पैकिंग। 2 तरह का पैकिंग होता है, कभी कभी 3 तरह का भी होता है, लेकिन प्राइमरी पैकिंग क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोई ड्रिंक ले लिया, सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो किसी बॉटल में पैक करना पड़ेगा, तो वो जो बॉटल में पैक्ड है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग। फिर ये सारे बॉटल्स जो है 20, 25 बॉटल्स, 12 बॉटल्स, 100 बॉटल्स, व्हाटएवर एन नंबर, वो सारे इकट्ठा और एक बार पैकिंग किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकिंग। सो वन इज प्राइमरी पैकिंग। आपको एग्जांपल मैंने दे दिया कि एक बॉटल में कुछ जूस वगैरह पार्सल पैक कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग। और ये सारे बॉटल्स का एक क्रेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकिंग। आप उसी हिसाब से चॉकलेट्स का भी एग्जांपल दे दो। आप रिटेलर के पास चॉकलेट्स 1, 2, 5, 10 ऐसा इस क्वांटिटी में लेंगे, यू विल रिक्वायर 1 चॉकलेट और 2 चॉकलेट्स, दिस इज कॉल्ड एज रिटेल पैकिंग। जो आप पील ऑफ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिटेल पैकिंग। लेकिन क्या वो रिटेलर वैसे ही मंगाता है चॉकलेट्स? द आंसर इज नो। ही विल आस्क फॉर 1 कंप्लीट कार्टन, दैट कार्टन may contain 100 चॉकलेट्स, उसको कहा सेकेंडरी पैकिंग। और मैंने जैसे कहा कि कभी कभी थर्ड भी होता है कि ऐसे बहुत सारे कार्टन इकट्ठा एक बड़ा से बॉक्स में यू कैन विजुअलाइज, और वो सारा पूरा बॉक्स जो है वो कंटेनर के ऊपर या ट्रक के ऊपर लोड किया जाएगा, दैट वुड बी द थर्ड पार्ट, बट दैट जनरली इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकिंग ओनली। सो एक हो गया प्राइमरी पैकिंग जो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द गुड्स है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। मैंने आपको जैसे कहा कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंडिचर लगेगा, तो गुड्स मैन्युफैक्चर कहां करते हैं? तो फैक्ट्री में करते हैं। तो जो गुड्स फैक्ट्री में अगर हम लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, व्हाटएवर इज इन रिलेशन विद फैक्ट्री, दैट विल कम अंडर ट्रेडिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट इज फॉर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू ब्रिंगिंग दोज गुड्स इनटू यूज। ओके, सो फैक्ट्री
फैक्टरी एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे. वॉट एवर इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टरी एक्सपेंसेस. नेक्स्ट है वर्क मैनेजर सैलरी. वर्क मतलब फैक्टरी, फैक्टरी को दूसरे वर्ड में वर्क्स कहते हैं. तो वर्क मैनेजर्स फैक्टरी सैलरी, ये भी फैक्टरी से एसोसिएटेड है, डायरेक्टली एसोसिएटेड है. इसके लिए वो भी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर में लिया. आगे बढ़ते हैं. लेट अस कम टू द क्लोजिंग क्रेडिट साइड एंड क्लोज इट. सेल्स माइनस रिटर्न्स हम लोगों ने पहले से बात की. ये पूरा आइटम जो है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स given as free samples, goods lost in an accident, ये जो सारे आइटम्स है, गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ये सारे जो आइटम्स है उनमें कॉमन फैक्टर क्या है? जो गुड्स हम किसी और को बेचने वाले थे वो गुड्स किसी वजह से गायब हो गए. गायब हो गए मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, आइदर दे हैव बीन लॉस्ट बाय फायर और दे हैव बीन लॉस्ट बाय थेफ्ट और दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, दे हैव बीन लॉस्ट इन एक्सीडेंट. हमको याद नहीं करना है, हमको मगब बिल्कुल करना नहीं है. हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक आइडिया याद रखना है. भाई गुड्स अगर निकल जाते, क्यों ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्यों आते हैं? लॉजिक इस्तेमाल करिए. जो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोगों ने लॉजिक कहा था वही है. हैव दीज गुड्स बीन सोल्ड? द आंसर इज नो. तो जो सेलेबल क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा. वो जो क्वांटिटी हम लोग बाहर वालों को सेल करने वाले थे, इन वजह से, इन अलग अलग वजह से वो गुड्स हमारे बिजनेस से निकल गए. आइदर दे हैव बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर्स और दे हैव बीन लॉस्ट इन एक्सीडेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो गुड्स अगर बाहर गए तो वो सेल नहीं हो सकते. मतलब इफ दे हैव बीन लॉस्ट दे कैन नॉट बी सोल्ड. इट इज एज सिंपल एज दैट. क्लोजिंग स्टॉक जैसा ही आ गया कि नहीं है ये डिस्कशन. क्लोजिंग स्टॉक मतलब हैव दीज यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर? द आंसर इज नो. क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन सोल्ड. इसके लिए तो वो स्टॉक में पड़ा है. हम लोग कहते हैं ना कितना स्टॉक है, 31 मार्च को स्टॉक का वेरिफिकेशन करो. इसका मतलब क्या हुआ? कितने स्टॉक्स है? बुक्स में दिख रहे हैं 100 रुपीज के स्टॉक. तो 100 रुपीज के एक्चुअली स्टॉक्स है या नहीं है ये हम लोगों को देखना है. दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. सो ये सारे आइटम जो है वो हम लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट किसके लिए करते हैं? अभी इसमें से कुछ पार्ट P&L के डेबिट में भी जाएगा. फॉर एग्जांपल 20 रुपीज के गुड्स हैव बीन लॉस्ट इन एक्सीडेंट. आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने वाले हो तो वो 20 रुपीज का आपका लॉस हो गया. तो एक 20 रुपीज का इफेक्ट इधर आ गया और दूसरा P&L के डेबिट में आ गया. सो यू हैव टू विजुअलाइज इट अकॉर्डिंगली. तो गुड्स लॉस का एक एंट्री इधर हो गया, दूसरा एंट्री अभी दूसरा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स हो गया. वो अगर पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स हो गया तो आइदर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे. वो पार्टनर के एंगल से हो गया. व्हाई? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो पार्टनर ने अगर फर्म से रिसीव किया है, गुड्स हैव बीन विड्रॉन बाय हिम, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी विल डेबिट हिज अकाउंट. जो फर्म है वो पार्टनर का अकाउंट डेबिट करेगा. तो आइदर देयर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज द केस में भी. यहां पे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का अपना डिस्कशन खत्म किया. इमीडिएटली हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे हम लोगों ने पहले ऊपर डिस्कस किया था, ट्रेडिंग में डायरेक्ट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे. तो जो डायरेक्ट नहीं है वो सारा इनडायरेक्ट है, ऐसा आइडेंटिफाई आप कर लीजिए. तो जो कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस से, परचेसेस से गुड्स लेने के लिए, जिसको इंग्लिश में प्रोक्योर कहते हैं, तो गुड्स प्रोक्योर करने के लिए जो खर्चा है वो सारा हम लोगों ने ट्रेडिंग में डाल दिया था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ आपका खर्चा होगा वो सारा के सारा आप P&L के डेबिट साइड में डालेंगे. लेट अस गो अहेड. सैलरी एंड वेजेस, हम लोगों ने सैलरी एंड वेजेस डिस्कस किया था. अगर वेजेस एंड सैलरीज होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा और सैलरीज एंड वेजेस अगर आएगा तो यहाँ पे. रेंट्स एंड रेट्स, जो हम लोग रेंट्स देते हैं, रेट्स मतलब जो म्यूनिसिपल जो आपका कोई म्यूनिसिपैलिटी होगा उसको हम लोगों को रेट देना पड़ता है. इंश्योरेंस कंपनी को अपने एसेट सिक्योर करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग,
टेलीफोन पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग कन्वेयंस, ट्रैवलिंग विद इन द सिटीज में होता है और कन्वेयंस विद इन द सिटी होता है। मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो कन्वेयंस हो गया, और ट्रैवलिंग मतलब मुंबई से दिल्ली जाने का है किसी काम के लिए तो ट्रैवलिंग हो गया। डेप्रिसिएशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आएगा। डेप्रिसिएशन इज 100% ऑफ असेट। देन ऑडिट फीस, लोडिंग चार्जेस, ये लोडिंग वो वाला है जो गुड्स बाहर भेजने के समय हम लोगों ने गुड्स लोड करने के लिए जो जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज दिस लोडिंग चार्ज। जो हम लोग आने के लिए जो फ्रेट है वो हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिया है, दैट इज सो इफ द गुड्स आर बीइंग लोडेड फॉर कमिंग इनटू फैक्ट्री तो हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे, और फैक्ट्री से गुड्स लोड होके बाहर जा रहे हैं देन वी विल पुट इट इन द P&L। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आप किसी अधिकारी के साथ देखिए ना, किसी अथॉरिटी के साथ आपको कहीं लंच पे जाना पड़ेगा, डिनर पे जाना पड़ेगा, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मतलब यू आर एंटरटेनिंग योर कस्टमर्स, गेस्ट्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा, ऑल दैट विल कम ओवर हियर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, असेट्स का रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बिजनेस चलाने के लिए। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्री सैंपल्स, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आ गया तो 100 रुपए के यूनिट्स आपने, यू हैव लॉस्ट 100 रुपीज, लेकिन उसमें से कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है तो आपका मान लीजिए 80 रुपीज हैव बीन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी, सो योर नेट लॉस इज ओनली 20। तो लॉस बाय फायर में 20 ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो ऊपर हम लोगों ने 100 दिया था, इंश्योरेंस कंपनी से 80 रुपीज मिला आपको, ऐसा करके बैलेंस अमाउंट ओनली विल बी डेबिट। तो जो आपका नेट लॉस है दैट लॉस विल बी हियर, वेदर इट इज बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। फ्री सैंपल्स, गुड्स बाहर निकाले थे हम लोगों ने विदाउट मेकिंग द पेमेंट देयर ऑफ। व्हाई डू यू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स? हमारे गुड्स का क्वालिटी देखो अच्छा है, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय देम लेटर ऑन। कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड गिवन, ये कमीशन हमारे जो एजेंट्स होंगे उनको हम लोग देंगे, डिस्काउंट जो है वो हमारा कस्टमर जो है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट वगैरह देंगे। एनी अलाउंसेस गिवन टू द स्टाफ मेंबर्स विल बी हियर। लेट अस कम टू द क्रेडिट साइड वेरी क्विकली। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ऊपर से आया हुआ, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट या सन्ड्री या मिसलेनियस, इन सारे आइटम्स में कॉमन फैक्टर क्या है? ये हम लोगों को एग्जांपल गिवन, आपका मेन काम कुछ अलग है ट्रेडिंग में, और ये जो काम है अलाइड काम है, इन एडिशन टू दैट डिस्काउंट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट है, आपने कहीं बैंक में एफडी रख दिया होगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो डायरेक्टली आपका बिजनेस कमा के नहीं दे रहा है, सो दिस इज वन इनडायरेक्ट इनकम। डिविडेंड, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा। देन रेंट रिसीव्ड, आपका कुछ फ्री असेट्स पड़ा हुआ है वो आपने कहीं किसी को रेंट पे दे दिया, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज समथिंग व्हिच इज सिग्निफिकेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अगर डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट क्रेडिट करेंगे। ऐसे करके मोस्ट ऑफ द आइटम्स हैव बीन कवर्ड। दिस इज इलस्ट्रेटिव, इसमें और भी कुछ आइटम्स ऐड हो सकते हैं। ये करके हम लोग नेट प्रॉफिट पे आते हैं, फिर ये नेट प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। सो द नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में अपने जो अगले पार्ट में आपको दिखेगा दैट विल बी द प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। सारे आइटम्स में डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग इस टॉपिक के इलस्ट्रेशंस कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक जो आपके पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन के चारों सम्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, इसके बाद अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सारे सम्स कंप्लीट करेंगे इसके ही इस पर्टिकुलर सीरीज में। ओके, सो थैंक यू। सो we have already discussed trading and profit and loss account, and now we are going to start off with the discussion about balance sheet. बैलेंस शीट का भी डिस्कशन होने के बाद then we will start solving practical sums. उसके लिए जो कुछ एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम लोग ठीक से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे so that everybody will understand everything. एक डिस्क्रिप्शन वाइज आप ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट इज एज एट 31 मार्च होगा या 31 दिसंबर होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पूरे साल भर के लिए है और बैलेंस शीट उस दिन के लिए है।
तो बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है? बिकॉज ऑन अ शीट ऑफ पेपर वी आर पुटिंग ऑल द बैलेंसेस टुगेदर। जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस के बारे में कहा था, वैसे ही है, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ऑल द बैलेंसेस आर पुट ऑन अ शीट ऑफ पेपर एज एट दैट डेट, दैट वुड बी द एंड ऑफ द ईयर। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स आएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स आएंगे। करंट अकाउंट होगा या नहीं होगा विल बी डिपेंडेंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही दिखेंगे, करंट अकाउंट नहीं दिखेंगे। करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो इधर दिखेगा, और अगर डेबिट में बैलेंस है तो इधर दिखेगा। सिंपल। करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट में बैलेंस, देखो लायबिलिटी मतलब बिजनेस के एंगल से लायबिलिटीज है। जब बिजनेस क्लोज होगा तो पार्टनर्स को पैसा मिलना चाहिए फर्म से आइडियली, इसके लिए इट्स अ लायबिलिटी। दे हैव गिवन यू द कैपिटल टुडे, सो वंस द फर्म क्लोजेस इट्स ऑपरेशंस यू हैव टू रीपे दैट कैपिटल, दैट्स व्हाट इज द लॉजिक। इसके लिए वो लायबिलिटी है हमारा। सो कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के, करंट अकाउंट्स अगर क्रेडिट साइड में होंगे तो अगर उसने हमको देना है, अगर पार्टनर ने फर्म को देना है तो वो करंट अकाउंट डेबिट साइड में मतलब असेट्स में भी दिख सकता है। जनरल रिजर्व आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आए, इन दोनों में फर्क क्या है कंसेप्चुअली? जनरल रिजर्व अनेक साल का हो सकता है, फॉर इयर्स टुगेदर। जनरल रिजर्व जो एक्सेस प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आप जनरल रिजर्व में क्रेडिट करके रखोगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का, और जनरल रिजर्व एन नंबर ऑफ इयर्स का, पीछे के साल का हो सकता है। लोन्स इंक्लूडिंग मॉर्गेजेस। अभी मॉर्गेज का मतलब क्या है? मॉर्गेज मींस a charge is created on the fixed asset, fixed asset के ऊपर। एग्जाम्पल गिवन, किसी को अगर होम लोन लेना है तो बैंक क्या कहेगा, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन लेना है वो प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखो। ये जो गिरवी रखो है दैट इज कॉल्ड एज चार्ज क्रिएटेड इंग्लिश में, एंड दैट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड असेट, देन इट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज। अगर वही चार्ज, समझने की कोशिश करिए, अगर वही चार्ज स्टॉक्स के ऊपर होगा तो उसको हम लोग हाइपोथिकेशन कहते हैं। तो हाइपोथिकेशन हो गया, मॉर्गेज हो गया, और तीसरा और एक चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज प्लेज। लेकिन प्लेज में आपको दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूं। सो एंड सो फाइनेंस कंपनी में अगर आपने गोल्ड प्लेज किया तो आप गोल्ड रखेंगे, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। सो प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज, ये तीनों अलग अलग लोन्स ही है। मॉर्गेज मतलब इट इज अगेंस्ट द फिक्स्ड असेट्स, और प्लेज और ये जो है दैट विल बी फॉर नॉट द फिक्स्ड असेट, जो स्टॉक्स है उसके ऊपर हम लोग हाइपोथिकेशन करेंगे। एग्जांपल के बिल्स पेएबल, यहाँ पे बिल्स पेएबल और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कहीं दिखेंगे आपको डेटर्स के साथ साथ। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक टेम्पररी लोन लिया है, अपना करंट अकाउंट है, बैंक में अपना सारा पैसा आते जाते रहता है, इसके लिए बैंक ने आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी, सीसी कहते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, और ओडी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ऐसा दोनों फैसिलिटीज होता है। वो दोनों फैसिलिटीज टेम्पररी लोन फ्रॉम बैंक, उसका नेचर है। क्रेडिटर्स आपको मालूम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके एग्जाम में आएंगे ही, जो नोट होगा, वर्किंग नोट होगा, एडजस्टमेंट होगा, वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम होगा ही होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक्सप्लेन करता हूं कि मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर एंड, तो 31 मार्च के पहले अगर कुछ अगले साल के लिए इनकम आए, ओके, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर यू हैव रिसीव्ड इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर, देन इट विल बी कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो फॉर द टाइम इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, बैंक टू लायबिलिटी, और जब नेक्स्ट साल शुरू होगा तो लायबिलिटी टू व्हाटएवर इज द इनकम। ऐसा करके हम लोग दो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, एक इस साल में बैंक टू लायबिलिटी, और दूसरा एज सून एज द न्यू ईयर ओपन्स बिगिंस वहां पे। सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज द नेक्स्ट आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्स, सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व, याद रखिए, सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व ये लायबिलिटीज है। ये प्रोविजन जो है वो बाहर के तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है दिमाग में, प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या है? प्रोविजन इज सपोज टू बी फॉर सम एक्सपेंडिचर, कुछ हमको खर्चा करना है उसके लिए हम लोग प्रोविजन दे देते हैं, और रिजर्व जो है वो हमारा अक्यूमुलेटेड सेविंग्स है। तो ये कुछ देखो, पैसा साइड में रखना इज प्रोविजन,
अगर मैं किसी खर्चे के लिए पैसा साइड में रख रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर सो एंड सो। और वही अगर मेरा एक्सेस पैसा है और वो मैं कहीं साइड में रख देता हूं देन इट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व और एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व। लेट अस कम टू द एसेट साइड। गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, फ्री होल्ड, लीज होल्ड। अभी फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूं। मुंबई में बहुत सारा प्रॉपर्टी लीज पे है, गवर्नमेंट से वो 99 ईयर के लीज में लिया जाता है। आफ्टर एवरी 99 ईयर्स इट इज रिन्यूड। बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स वगैरह मुंबई के जो है वो लीज होल्ड लैंड पे है। आपने जैसे महाराष्ट्र में MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात में GIDC है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लैंड आपको 99 ईयर के लीज पे देते हैं। अभी 99 ईयर इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट लाइफ। तो 99 ईयर्स में आपका इंडस्ट्री जो कुछ है वो पूरा सेटअप करके आप आराम से रन करो। लैंड का ओनरशिप गवर्नमेंट का है, लेकिन आप 99 ईयर्स के लिए मतलब ऑलमोस्ट यू आर वर्चुअली द ओनर। इसकी ऐसे चीजों को हम लोग लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और फ्री होल्ड मतलब अपना खुद का। इसके लिए मैंने लैंड और बिल्डिंग के सामने ही लिखा है। फ्री होल्ड मतलब आपने पैसा लेके खरीदी किया है, दैट इज योर एसेट, एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज कॉल्ड एज फ्री होल्ड। और लीज होल्ड इट इज फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद वो राइट डिसकंटिन्यू होगा। इट कैन बी रिन्यूड अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रिन्यूइंग। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सर, वैन, पेटेंट्स, लूज टूल्स, ये सारे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। वो एडजस्टमेंट्स में हम लोग डेप्रिसिएशन करके ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो एंड ऑफ द ईयर का फिगर होगा। पेटेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। ऊपर हम लोगों ने रॉयल्टी का रेफरेंस लिया था। रॉयल्टी किसको देते हैं, जिसके पास पेटेंट है। तो यहाँ पे अपने कंपनी के पास ही पेटेंट है, तो कुछ चीजों का पेटेंट, 3 इडियट्स मूवी अगर आपको याद है तो 3 इडियट्स के एंड में वो देखते हैं, वो जो हीरो है उसने बहुत सारे पेटेंट्स लेके रखे हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस जब हम लोग करते हैं तो हमको पेटेंट्स मिलता है, तो वो पेटेंट्स। लूज टूल्स का मतलब है जैसा हैमर है, स्क्रूज है, स्क्रू ड्राइवर है, स्पैनर है, इनको लूज टूल्स कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं रहता, लेकिन इसको स्टोर्स भी कभी कभी कहते हैं लूज टूल्स। तो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। इन्वेस्टमेंट्स, स्टोर स्पेयर्स, ये जो मैं बता रहा था वो भी इसमें आ गया। इन्वेस्टमेंट्स हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, किसी फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, वो सारा इन्वेस्टमेंट इधर आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा लायबिलिटी, ये खर्चा अभी तक करने का बाकी है। सिमिलरली एग्जांपल गिवन, इंश्योरेंस, मार्च में आपने इंश्योरेंस रिन्यू कर दिया, अगले मार्च तक 31 मार्च को आपका ईयर एंड है, तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। और सिमिलरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एग्जैक्टली ऑपोजिट है आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारा लायबिलिटी है, ऊपर जैसे डिस्कस किया। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा एसेट है, क्यों, वो अभी तक आना बाकी है। इंटरेस्ट डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन हमारे हाथ में आना बाकी है, तो इसके लिए उसको आउटस्टैंडिंग इनकम कहेंगे। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों का नेचर सेम है। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को लोन दिया होगा, इन्वेस्टमेंट्स जैसा ही है ये, इसका नेचर। किसी को लोन दिया होगा, किसी को एडवांस दिया होगा ट्रेड में, तो वो सारा इधर आएगा। स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स के साथ ही बिल्स रिसीवेबल, बैंक एटसेट्रा, दिस विल बी द एसेट्स। तो ऐसा करके एक बैलेंस शीट का हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया। तो अभी हम लोग जैसा शुरू करेंगे, as soon as we will resume our session, we will resume with the practical part of solving final accounts. तो अभी इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया अभी तक, पार्टनरशिप अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन भी जारी रहेगा, जैसे कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह एडजस्टमेंट के वो डिस्कस करूंगा, और फिर हम लोग सम सॉल्विंग के लिए शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।